Hello students, welcome to our channel Scholar Planet. Hope you all are doing very well. तो बच्चे आज हम ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट करेंगे इस वीडियो में, जो कि है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ग्रेविटेशन का ही आगे वाला पार्ट है हमारा फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में हम पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो सबसे पहले थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट फोर्स का दूसरा नाम है। थ्रस्ट है फोर्स ही, लेकिन वो वाली फोर्स जो नॉर्मली लगेगी सरफेस में, मतलब परपेंडिकुलरली, जो फोर्स किसी सरफेस पे 90 डिग्री पे लग जाती है ना आकर, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो थ्रस्ट है ऑल ओवर फोर्स ही, लेकिन किस पे लग रही है? 90 डिग्री पे लग रही है, उसको कहते हैं। अब आ जाता है थ्रस्ट एंड, देखो थ्रस्ट एंड प्रेशर है नाम, है ना टॉपिक का, थ्रस्ट एंड प्रेशर। एनसीईआरटी में थ्रस्ट एंड प्रेशर है, एक्स्ट्रा बुक्स में फ्लोटेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम सॉलिड्स की बात करेंगे। सॉलिड्स में अगर बात करेंगे हम प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया की, कितने एरिया में जितनी फोर्स लगती है वो हमें क्या बताती है? उसकी रेशो प्रेशर के बारे में बताती है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए हमने लिख दिया मैथमेटिकली। अब प्रेशर और एरिया एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने छोटी क्लासेस में भी किया होगा, एग्जांपल से और समझ आएगी। हम बैग हैंग करते हो ना अपने शोल्डर्स में। अब बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं, एक होते हैं थिक या वाइड होते हैं, और एक बहुत ब्रीक से पतले से होते हैं। दोनों में से चुभता कौन सा ज्यादा? ब्रीक वाला। रीजन, एरिया कम है, शोल्डर में थोड़ा सा एरिया है, तो प्रेशर क्या पड़ेगा शोल्डर पे? ज्यादा। अगर एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो एक तभी जो बैक के फिर जो स्ट्रैप्स होते हैं उनको क्या रखा जाता है? वाइड रखा जाता है, ताकि शोल्डर्स पे एरिया बढ़े तो प्रेशर क्या पड़े? कम पड़े। और एग्जांपल लेके चलते हैं इसकी। एक सैंड है, हर जगह सैंड है, उसमें आपने एक हील्स वाले शूज डाले हुए हैं और एक नॉर्मल फ्लैट शूज डाले हुए हैं। किससे आप इजीली चल पाओगे? हील वाले शूज सैंड में इजीली चल पाएंगे या फ्लैट वाले? अब हील वालों की बात करें तो उसका एरिया कम है। जब एरिया कम है तो प्रेशर क्या पड़ेगा सैंड के ऊपर? ज्यादा, वो धस जाएगा नीचे को। और अगर हम फ्लैट डालेंगे, फ्लैट शूज में एरिया क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। उसके बाद अब हमारे पास क्या आ जाता है? एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। एक बेड है ना। बेड के ऊपर अगर हम ले डाउन हो जाए तो बेड पे इतना असर नहीं पड़ता। नॉर्मली यार कोई सोता ही है बेड पे, लेकिन बेड पे खड़े होकर अगर हम खड़े ही हो जाए ना, तो लकड़ी में से टक टक की आवाजें आनी शुरू हो जाती है, जैसे क्रैक ही हो रही होती है। रीजन, जब हम फ्लोर के ऊपर खड़े हैं तो एरिया क्या है यहाँ पे? कम है। तो उस पॉइंट पे एरिया कम है और प्रेशर क्या लगेगा? आपकी पूरी बॉडी का प्रेशर लगेगा वहां पे। पूरी बॉडी का जो वेट है उसके अकॉर्डिंग फोर्स के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है वहां पे? कम एरिया में ज्यादा प्रेशर लग रहा है। और वही हम अगर ले डाउन हो जाएंगे, ले डाउन होंगे तो पूरा जो हमारी बॉडी का एरिया बढ़ गया, क्योंकि वो सारा का सारा वेट क्या हो गया? पार्टीशन में ट्रांसफर हो रहा है लकड़ी के ऊपर, क्योंकि एरिया बढ़ गया। तो उस पर क्या पड़ेगा? प्रेशर कम पड़ेगा। अब आप और भी देखो, जो टायर्स होते हैं बसेस और ट्रक्स के, हम देखते हैं टायर्स को, पिछले वाले जो टायर्स होते हैं बड़े वाले, दो दो टायर्स रखे जाते हैं उनके, ताकि टायर्स का एरिया क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। टायर्स का एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर रोड के ऊपर कम पड़ेगा, रोड टूटेगी नहीं। समझ आ गया? ये भी क्लियर हुआ? तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि जहां पे एरिया ज्यादा है वहां पे प्रेशर क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। जब एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो हमने डेफिनेशन क्या लिख देनी है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? तो प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। कैपिटल पी और स्मॉल ए, ये पास्कल की हम डिनोट करते हैं पास्कल को कैपिटल पी और स्मॉल ए के साथ। अगर किसी के पीछे ऐसे लगा हुआ है 2 पास्कल या 2 और आगे पी ए लिखा हुआ है, तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है? प्रेशर की। उसने वो प्रेशर दिया हुआ है, अगर हमें ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो सॉलिड्स में क्या होता है? एक मेरे पास कोई सॉलिड चीज है, उसको मैं किसी जगह पे रखता हूँ ना, तो वो प्रेशर जब लगाएगा ना, वो तो सिर्फ किस पे लगाएगा? सरफेस पे लगाएगा। लेकिन हमने इस चैप्टर में, क्योंकि नाम फ्लोटेशन है, सॉलिड्स तो रिजिड होते हैं, लिक्विड और गैसेस फ्लोट करती हैं, तो नाम फ्लोटेशन है, मतलब इस चैप्टर में हम कुछ ना कुछ लिक्विड्स की भी बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं लिक्विड्स पे। अब जो सॉलिड होते हैं वो तो सिर्फ प्रेशर लगाते हैं सरफेस पे, लेकिन लिक्विड्स जो होते हैं, क्योंकि उनके इंटरमोलिकुलर स्पेसिस एज कम्पेयर टू सॉलिड ज्यादा होती हैं, तो वो वॉल्स के ऊपर भी प्रेशर लगाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे। पास्कल की पहले डेफिनेशन है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। देखो कुछ भी नहीं है, जब भी
वो कह देना एसआई यूनिट बताओ और एसआई यूनिट की डेफिनेशन बताओ, तो कोई खास फर्क नहीं होता, सिर्फ हम मैथमेटिकल टर्म्स ऐड कर देते हैं। मैंने प्रेशर की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। वो कहेगा डिफाइन 1 पास्कल, या कह देगा व्हाट इज पास्कल, या डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, कुछ भी नहीं है। व्हेन अ फोर्स ऑफ, फोर्स कितने न्यूटन की, 1 न्यूटन, मैथमेटिकल टर्म ऐड हो गई। जब 1 न्यूटन की फोर्स नॉर्मली एक्ट करेगी किसके ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चे जो सरफेस की बात हो रही है, जितना एरिया, जितने एरिया में 1 न्यूटन की फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड 1 पास्कल। क्लियर हो गया। और एरिया कितने मीटर स्क्वायर हमने शो कर दिया यहाँ पे, 1 मीटर स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे डेफिनेशन में मैथमेटिकल टर्म्स है, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग पर यूनिट या एक्टिंग ऑन अ एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगी हमारे पास, 1 पास्कल की डेफिनेशन बन जाएगी। फिर कॉन्सेप्ट आता है बायंसी का। यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर में, क्योंकि अब यहाँ से लिक्विड की बात करने लगे। पहले तो बेसिक्स थे जो आपने प्रेशर छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ था। और वो कहता है फिनोमिना ड्यू टू विच अ बॉडी व्हेन इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। आपको एग्जांपल देते हैं, आप जब नॉर्मल है, ह्यूमन बॉडी है, छोटे बचपन में ना आप जब नहाने जाते हो एक टब ले लेते थे, है ना, नहीं नहाने का मन किया, डिब्बा डाला, डिब्बे को पानी के अंदर इमर्स किया, छोड़ दिया, डिब्बा उछल के बाहर आ गया। बाहर आता है डिब्बा, किया सबने किया। हाँ, हर ह्यूमन नेचर है। एक ये भी करके देखते हैं, एक ये भी करके देखते हैं, बार बार फ्रिज की लाइट कहाँ बंद होती है। तो ये बचपन से सभी, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है ना, ह्यूमन नेचर है, ये हर किसी को क्यूरियोसिटी सी होती है कि लाइट फ्रिज की कहाँ बंद होती होगी यार, ये चलती रहती है, यानी बचपन में हमने ये सब किया हुआ है ना। तो आप देखो कोई भी चीज है पानी के अंदर इमर्स करते हैं तो वो बाहर आ जाती है। कुछ कुछ चीजें हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही हैं और कुछ कुछ चीजें हैं जो पानी में डूब चुकी हैं, होता है ऐसे। अब जो चीजें पानी पे फ्लोट कर रही हैं तो वो कैसे कर रही हैं, दैट वो फोर्स, वो मतलब किसी लिक्विड की, पानी की उस चीज के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है, जिसके कारण वो चीज पानी के ऊपर क्या कर पा रही है, फ्लोट कर पा रही है। कोई ना कोई फोर्स तो होगी ना, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ लिया ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब है हर चीज आके ग्रेविटी के कारण अर्थ के ऊपर गिरेगी गिरेगी। तो अगर मैं डिब्बे को पानी पे रख रहा हूं तो डिब्बा तो ग्रेविटेशन के कारण नीचे अंदर सिंक कर जाना चाहिए, लेकिन वो स्टिल फ्लोट करता है। फ्लोट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि कोई ना कोई वाटर की उसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो वही जो पानी या लिक्विड की अपवर्ड फोर्स लगती है ना ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड बायंसी। जो एक वाटर या कह लो लिक्विड वाटर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रहा है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड बायंसी। तो फिनोमेना ड्यू टू विच बॉडी व्हेन इमर्स, कहता है जब बॉडी को हम पानी के अंदर या फ्लूइड के अंदर इमर्स कर देते हैं और वो उसके अंदर एक अपवर्ड ऊपर को फोर्स एक्सपीरियंस करती है ना, दैट फोर्स इज कॉल्ड बायंट फोर्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, फिनोमेना इज कॉल्ड बायंसी। तो वाटर की तो बायंसी है जिसके कारण ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर। तो पानी एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। अब दिमाग में ये चीज आती है, अगर पानी अपवर्ड फोर्स लगाता है ना, तो एक मैं कील, आयरन नेल की बात करता हूँ, अभी हमने डिब्बे की बात की, वो तो फ्लोट कर रहा था। एक कील ले लो, ठीक है, लोहे का, उसको पानी के डब में अब डालो ना, वो सिंक कर जाएगा। और वो क्यों नहीं फ्लोट किया भाई, अगर पानी की अपवर्ड फोर्स लगती है तो डिब्बा तो ऊपर फ्लोट कर रहा था, कील क्यों नहीं फ्लोट किया, कील क्यों सिंक कर गया उसके अंदर। तो इसका मतलब कील के ऊपर पानी की अपवर्ड फोर्स नहीं लग रही। वो फंडा डिपेंड करेगा बच्चे, किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, अब डेंसिटी पे। वाटर की ना एक डेंसिटी होती है ना, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज, डेंसिटी डी से डिनोट करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। डेंसिटी होती है बच्चे मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम बायंसी की बात करेंगे तो अब डेंसिटी एक्सिस्टेंस में आएगी। डेंसिटी ना मास, मास तो बॉडी का फिक्स होता है ना, मास तो फिक्स है। कहता है डेंसिटी ना वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिस चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। अभी मैंने डिब्बे की बात की थी, मग की बात की थी, मग का वॉल्यूम ज्यादा था, डेंसिटी कम थी। किससे कम थी, पानी की डेंसिटी से कम थी। जब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी तब वाटर उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाएगा। ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही होगी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा डेंसिटी के कारण पानी की अपवर्ड फोर्स लग रही थी, तो मग क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था। आयरन नेल, कील की बात हो रही है। अब कील क्या है यहाँ पे, उसकी डेंसिटी क्या है, पानी की डेंसिटी से ज्यादा, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है। कील इतना सा तो कील है, उसका वॉल्यूम क्या है, बहुत कम है।
वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या है उसकी ज्यादा। अब उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो पानी तो अपनी अपवर्ड फोर्स लगा नहीं पाएगा, तो उसके ऊपर सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, जिसके कारण वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो कोई भी चीज सिंक कब करती है, जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होगी वो चीज सिंक कर जाएगी। जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी वो फ्लोट करेगी ऊपर, और जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से इक्वल होगी ना वो सिंक करेगी ना सरफेस पे फ्लोट करेगी, वो अंदर अंदर फ्लोट करेगी। हमने देखा है कई चीजें पानी के अंदर फ्लोट कर रही होती है, मतलब उनकी डेंसिटी अब इक्वल हो रही है वाटर से। जो बहुत ज्यादा डेंसिटी है उस पर ग्रेविटी ज्यादा लगेगी, बायंड फोर्स कम लगेगी, वो सिंक कर गया। तो आपको रिलेशन किसका रखना है यहाँ पे याद, डेंसिटी और वॉल्यूम का। जिसकी डेंसिटी, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसकी डेंसिटी कम होगी। हम रिलेट करेंगे डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ या फ्लूइड की डेंसिटी, जो भी हम फ्लूइड यूज कर रहे हैं, फ्लूइड की डेंसिटी से डेंसिटी ज्यादा है तो वो चीज सिंक करेगी, फ्लूइड की डेंसिटी से डेंसिटी कम है तो वो चीज फ्लोट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा आर्किमिड प्रिंसिपल। लेकिन आर्किमिड प्रिंसिपल करने से पहले ना एक एक्टिविटी है, कहता है एक स्टोन ले लो, थ्रेड ले लो और एक स्प्रिंग बैलेंस ले लो। स्प्रिंग बैलेंस का मतलब है जो स्केलिंग है हमें बताएगी। आप बीकर ले लो एक पानी से भरा हुआ, ठीक है, आप थ्रेड ले लो और उसके साथ स्टोन को बांध लो। आप देखो जब आप स्टोन को, थ्रेड को अंदर स्टोन को डालना स्टार्ट करोगे ना तो आप एलोंगेशन देखोगे, पहले आप मेजर कर लेना, ठीक है, कितना आप वेट मेजर कर सकते हो स्ट्रिंग बैलेंस से। जैसे जैसे हम उसको पार्शली इमर्स करते जाएंगे ना पानी में, जब हम उसको डालते जाएंगे आप देखोगे कि उसके ऊपर ना धीरे 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 वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिससे वो थोड़ा हल्का लगने लग जाएगा। अब वेट जब स्ट्रिंग बैलेंस पे देखोगे तो उसका थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर अब क्या लगनी स्टार्ट हो गई है, अपवर्ड फोर्स लगनी स्टार्ट हो गई है वाटर की। तो जैसे जैसे हम उसको इमर्स करते जाएंगे अपवर्ड फोर्स लगती जाएगी। जैसे हम उसको फुली इमर्स कर देंगे, पूरे का पूरा वो पानी के अंदर इमर्स हो जाएगा ना, आप देखोगे कि अब जो स्ट्रिंग बैलेंस है उसके ऊपर जो वेट है वो फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा पानी में पूरा इमर्स करने के बाद। तो आर्किमिड प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, कहता है जब हम किसी बॉडी को पार्शली या कंप्लीटली इमर्स करते हैं ना किसी भी फ्लूइड में, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है बॉडी। और वो किसके इक्वल होती है अपवर्ड फोर्स, देखो हमने अभी कहा कि बायंड फोर्स लगती है, और कोई भी एक फ्लूइड है ऑब्जेक्ट के ऊपर बायंड फोर्स लगाता है, लेकिन कितने मैग्नीट्यूड की लगाता है ना। बायंड फोर्स अगर लगेगी तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितनी फोर्स लगेगी, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, कुछ न्यूटन की अपवर्ड फोर्स तो लग रही होगी ना, तो वो फोर्स भी निकालनी है। तो वो फोर्स कहता है किसके इक्वल होगी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। बॉडी जितना फ्लूइड अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगी उसके इक्वल उसके ऊपर बायंड फोर्स लगती है। तो क्या कहना चाहता है, जब हम किसी बॉडी को फ्लूइड के अंदर पार्शली या फुली इमर्स कर देते हैं ना, तो जितना मटेरियल, जितना फ्लूइड अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा उतनी ही उसके ऊपर क्या लग रही होगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी अपवर्ड फोर्स लग रही होगी। मतलब ऑल ओवर कह लो अपवर्ड फोर्स, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा वो सब आपस में क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे। आर्किमिड प्रिंसिपल यही बताता है। क्लियर। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। पहला कहता है आर्किमिड प्रिंसिपल कहाँ यूज होता है, पहले तो शिप्स और सबमरीन्स को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। अब शिप्स डिजाइन, जब भी एक शिप को देखो एक स्ट्रीमलाइन शेप दी जाती है शिप्स को, जब भी हम उसको ऊपर रखेंगे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि शिप्स हैं, शिप किसी मटेरियल की, आयरन और स्टील वगैरह की बनी होगी। जब हम आयरन को स्टील को रखते हैं तो वो तो सिंक कर जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन शिप्स को सबमरीन, जो सबमरीन्स हैं या शिप्स हैं, इनको स्ट्रीमलाइन शेप दे देते हैं और इनमें छोटे छोटे कहीं ना कहीं से पोर्स छोड़े जाते हैं, टाइनी होल से छोड़े जाते हैं ताकि एयर पास कर सके और उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या हो सके, कम हो सके। और जब भी हम शिप को पानी के अंदर जब बनाकर शिप को रखते हैं ना, तो पानी पहले वो शिप क्या करती है, थोड़ा सा नीचे को इमर्स होती है पानी में। जैसे ही हम रखते हैं, आप कभी देखना जब शिप या बोट के ऊपर हम चढ़ते हैं ना तो वो थोड़ा सा नीचे जाती है नीचे जाएगी, जितना पानी डिस्प्लेस होगा उतनी उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम अपथ्रस्ट कहेंगे, और वहीं पे रुक जाती है, उससे नीचे नहीं जाएगी। फिर आप चाहे बैठ जाओ उसमें, वो उधर ही उतने लेवल पे फ्लोट करने लग जाती है। तो शिप्स को किस तरीके से डिजाइन करना है, सबमरीन्स को किस तरीके से डिजाइन करना है, वो किस पे डिपेंड करेगा, आर्किमिड प्रिंसिपल के ऊपर डिजाइन होगा।
लेक्टोमीटर्स में यूज होता है कि मिल्क की प्योरिटी कितनी है, मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए आर्किमिड प्रिंसिपल यूज होगा। और तीसरा हाइड्रोमीटर्स में कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रिलेट करके कि फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, उसको भी चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर्किमिड प्रिंसिपल। क्लियर है? ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो पूछेंगे आपको कि आर्किमिड प्रिंसिपल है क्या और इसकी एप्लीकेशंस बता दो। क्लियर है? तो हमने ये सारा लिख देना वहां पे। समझ आ गया? तो बच्चे इस चैप्टर में बस इतना ही था। होप आप सबको सब समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले टाइम पे आपको और भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियरिंग वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।